तो देखिए, शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं तकरीबन, और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। दो ताकतवर मुल्क ईरान और इजराइल आपस में इनके बीच जंग छिड़ी हुई है, और ये जंग और ज़्यादा भीषण होती जा रही है। पिछले 48 घंटों में इजराइल ने ईरान पर 5 बड़े हमले किए हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जवाब में ये कार्रवाई की है। ईरान ने भी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 छेड़ दिया है। ऑपरेशन के तहत ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर जबरदस्त हमले किए। लेटेस्ट हमले में ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव पर जॉर्डन और लेबनान की तरफ से भी हमले होने की खबर है। जंग का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया के देशों के भी इसमें शामिल होने की आशंका बलवान हो रही है, और दिलों के धड़कने का भी जो दुनिया है उसका धड़कन बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस युद्ध के चक्कर में विश्व युद्ध छिड़ जाए। और देखिए, बैटलफील्ड में कितने भीषण हालात हैं, और क्यों दुनिया कयास लगा रही है कि ईरान इजराइल की जंग अगर बढ़ी तो दुनिया में महायुद्ध के बादल मंडराने लगेंगे। ये रिपोर्ट आपको इसके लिए जरूर देखनी चाहिए। धधकता बारूद, आसमान पर परवाज भरते फाइटर जेट्स, बारूद उगलती मिसाइलें, मलबे में तब्दील होते शहर, खंडहर बनती इमारतें। ईरान और इजराइल बैटलफील्ड में हैं। दोनों ताकतवर मुल्कों में 13 जून से भीषण जंग छिड़ी है। विध्वंसक युद्ध की विभीषिका दुनिया को क्यों डरा रही है, इसका सबसे सॉलिड सबूत इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आया। शुक्रवार की दरमियान रात ईरान ने तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया। रात भर तेल अवीव में धमाके सुने गए, धुएं का गुबार छा गया। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कुछ इमारतों को टारगेट किया। खंडहर बनी ये इमारतें भयंकर युद्ध की गवाह हैं। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान के हमले का जवाब इजराइल ने भी दिया। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे इजराइल ने ईरान पर दूसरी सबसे घातक एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि हमलों में 60 और लोग मारे गए हैं। ईरान में इजरायली हमले में अब तक 138 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत होने और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसकी मिसाइलों से इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान और तगड़े हमले कर सकता है। इसी आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। 13 जून को इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इजराइल के इन हमलों ने ईरान में 78 लोगों के मौत होने का दावा किया। दोनों देशों के जंग में यमन और लेबनान भी कूद चुके हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि यमन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए। इजराइल ने यमन के 3 ड्रोन मार गिराने की ताल ठोकी। जंग में यमन और लेबनान कूदे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो हमारा टारगेट होगा। अपनी रक्षा का हमें पूरा अधिकार है। अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की गलती न करें। ट्रंप का मैसेज आया तो एक्टिव चीन और रूस भी हो गए। रूस ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की। इजराइल को चेतावनी दी कि रूस ईरान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमले जारी रहे तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। रूस के बाद ईरान को चीन का समर्थन मिला। चीन ने कहा कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है। इजराइल मिलिट्री एक्शन को फौरन रोके। इन तमाम धमकियों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद इस्लामिक शासन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को विफल करना है। जैसे जैसे हम अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं, हम ईरान के लोगों की आज़ादी का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। ये आपके लिए खड़े होने और अपनी आवाज़ बुलंद करने का अवसर है। युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। ईरान का समर्थन चीन, रूस, लेबनान और यमन जैसे मुल्क कर रहे हैं। युद्ध और भयंकर हो सकता है, लिहाजा इजराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। उधर आईडीएफ का दावा है कि ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि चीन और रूस ने इजराइल को अंजाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दे दी है। अगर जंग और बढ़ती है तो अंजाम क्या हो सकता है? रूस और चीन का रुख क्या बयानों तक सीमित रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है, या फिर दोनों मुल्क युद्ध में कूद सकते हैं? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, मोहम्मद गजाली और उमा शंकर सिंह। सबसे पहले उमा शंकर सिंह का रुख कर लेते हैं। उमा शंकर सिंह, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों मुल्क अगर युद्ध में कूद गए तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों मुल्क अगर युद्ध में कूदे तो जाहिर सी बात है कि युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन दोनों मुल्कों के पास अपनी दलील और अपने जो कारण हैं वो हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक तरफ से दबाव बना रहा है ईरान पर और जिस तरीके से ईरान पर हमले किए गए इजराइल की तरफ से, तो उसके बाद जो रूस हो या फिर चीन हो उसने इसको अच्छे तौर पर नहीं लिया और तभी हमने देखा है कि दोनों देशों की तरफ से कठोर बयान आए हैं। लेकिन विकास में एक बहुत बड़ी जानकारी अभी साझा करना चाहता हूं। एक बड़ा स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एससीओ ने इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ है उस पर जो स्टेटमेंट जारी किया है, भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है। एससीओ का जो स्टेटमेंट था उसमें साफ तौर पे इस बात की निंदा की गई थी कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है और कहा गया था कि ये उसकी सॉवरेनिटी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। भारत जो है उसका कहना है कि भारत इस मामले में अपना पक्ष जाहिर कर चुका है और अपने मत को वो एससीओ मेंबर्स के साथ साझा भी कर चुका था, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो भारत के मत के हिसाब से नहीं है और क्योंकि भारत जो है एससीओ की उस बैठक में शामिल नहीं था जिसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ अपने रिश्तों को भारत लेकर आगे चलना चाहता है और वहीं ईरान के साथ भी अपने रिश्तों को बरकरार रखे हुआ है। तभी से स्टेटमेंट में ये भी कह दिया गया है कि जो ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने बात की थी और अपनी स्थिति साफ की थी और जिस तरीके से ईरान पे हमला हुआ था उसको जो है वो गैरवाजिब माना था और ये कहा था कि जो शांति और जो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। उमा शंकर सिंह जानकारी दे रहे हैं कि एससीओ की तरफ से जो साझा बयान जारी किया गया था उससे भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि भारत अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुका था। तो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर, एससीओ की तरफ से जो साझा बयान जारी किया गया है उससे भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। भारत अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुका था और जैसा कि उमा शंकर सिंह बता रहे हैं कि इस मामले में भारत इजराइल के साथ भी चलना चाहता है, ईरान के साथ भी वो लंबी दूरी तय करना चाहता है, इसलिए भारत ने बीच का रास्ता यहां पर लिया है। अगली खबर पर बढ़े उससे पहले हम मोहम्मद गजाली का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद गजाली, आज हमने सुबह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि डील कर लीजिए, डील करने का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल ने गलत किया है। ये दोनों के विरोधाभासी बयान, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति रही है अभी तक, आप देखें पिछले 4-5 महीने में, तो अंग्रेजी की जो कहावत है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, पहले वो डराते हैं फिर बातचीत के लिए भी आमादा करने की कोशिश करते हैं। यही काम उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करने के लिए भी शुरू किया कि रूस पर सैंक्शंस भी लगाएंगे और साथ ही साथ वो रूस को बातचीत के लिए आमादा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो फेल होती हुई दिख रही है। ना ही रूस और यूक्रेन के बीच कोई मध्यस्थता कामयाब हुई है, दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं मध्य पूर्व वेस्ट एशिया की अगर बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन से पहले तो उनका यही कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ना ही रूस यूक्रेन की लड़ाई होती, ना ही वेस्ट एशिया में ऐसे गड़बड़ इजराइल और हमास के बीच होता। लेकिन उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लड़ाई और विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट लड़ाई हो रही है और जंग को 48 घंटे होने वाले हैं अब। और इस बीच जो सबसे खतरनाक बात यह है कि जो वैश्विक स्तर पर व्यापार है उस पे जब असर पड़ना शुरू होगा तभी जाकर अब मुझे ऐसा लगता है कि यूएस फिर वही बातचीत का ही रास्ता अपनाएगा। लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि डिप्लोमेसी है या डायलॉग है, बातचीत है, उसी से कहीं जाकर दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता हो सकती है। क्योंकि ये लड़ाई जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगी उसका असर अरब ममालिक पर बहुत पड़ेगा। बहुत से अरब देश जो हैं वो भीतर ही भीतर इजराइल के साथ उनकी
साठगांठ भी है और वो चाहते भी हैं कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है या जो दबदबा है उसको कम किया जाए। लेकिन कहीं अगर ईरान ये डिसाइड कर लेता है कि इन अरब ममालिक के ऑयल डिपो पे अटैक करना शुरू कर दे तो फिर मामला और बिगड़ सकता है। बिल्कुल, मोहम्मद गजाली और उमा शंकर सिंह, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। ईरान और इजराइल में की जंग की बात में और भी कई पहलू हैं। अगर ये जंग तेज होती है तो दुनिया का कौन सा मुल्क किसके साथ देगा, संभावना क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपको जानना ज़रूर चाहिए। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, रूस और चीन की स्थिति साफ हो चुकी है कि वो किसके साथ खड़े हैं। ईरान के साथ कौन खड़ा है, इजराइल के साथ कौन खड़ा है, ये भी साफ है। अमेरिका पहले से इजराइल के साथ है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इस बीच एक तस्वीर आ रही है, तस्वीर भी आपके सामने रखना जरूरी है। ये तस्वीर तो हम इस तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे। ये तस्वीर इजराइल की है जहां पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी और सेंट्रल इजराइल में इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। 2 लोगों की मौत की खबर है, 19 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। वहीं ईरान में 78 लोग जो है वो घायल हो गए थे। तो देखिए, अब हम आपके सामने ईरान इजराइल जंग से जुड़ा हुआ एक डिटेल रख देते हैं आपके सामने कि इजराइल के साथ कौन खड़ा है और ईरान के साथ कौन खड़ा है। तो देखिए सामने आपके सामने है ईरान इजराइल के साथ कौन खड़ा है, रूस, अमेरिका। और देखिए, रूस खड़ा हुआ है इस वक्त ईरान के साथ, अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, चीन खड़ा हुआ है ईरान के साथ, चीन भी ईरान का समर्थन कर चुका है। तो देखिए, और बाकी कौन सा देश किसके साथ खड़ा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, फ्रांस किसके साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस, चीन, ये अलग अलग है। फ्रांस, चीन अगर ईरान के साथ खड़ा हुआ है तो फ्रांस जो है वो खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। इसी तरह से तुर्की किसके साथ खड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तुर्की खड़ा हुआ है ईरान के साथ, ब्रिटेन खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। और लेबनान और जर्मनी कहाँ खड़े हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेबनान खड़ा हुआ है इस समय ईरान के साथ, जर्मनी खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। सीरिया और ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़े हुए हैं, सीरिया खड़ा हुआ है ईरान के साथ और ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है इस वक्त इजराइल के साथ। कतर और सऊदी अरब कहाँ खड़े हैं, कतर खड़ा हुआ है ईरान के साथ, सऊदी अरब खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। ओमान, और देखिए ओमान और यूएई कहाँ खड़े हुए हैं, ये भी जानना जरूरी है। ओमान खड़ा हुआ है ईरान के साथ और यूएई खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। तो देखिए, आपने बिल्कुल 2 ध्रुवीय होती जा रही है व्यवस्था और इस जंग को लेकर पूरी दुनिया वर्टिकली डिवाइड हो चुकी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध और ज़्यादा भड़का, लंबा चला तो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध हमेशा विनाश लाता है, ये हर कोई जानता है, और इसलिए युद्ध के बजाय शांति की दलील दी जाती है। वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात कही जाती है। 3 साल से 2 मुल्क जंग के मैदान में हैं, यूक्रेन और रूस जैसे अदने देश ने, यूक्रेन जैसे अदने देश ने अपने मुल्क को बचाने के लिए रूस की नाक में दम कर दिया है। और अब इजराइल और ईरान भी ऐसी ही विध्वंसक जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको युद्ध की विभीषिका के 10 वीडियो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से युद्ध जो है वो विनाश लाता है, और इनका एक एक पॉइंट भी आपको समझाएंगे कि कैसे विनाश इन युद्धों के जरिए, इस तस्वीर के जरिए हम आपके सामने रखने वाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच हुई इस बमबारी से दोनों देशों का क्या हाल हुआ है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये पहली तस्वीर है। इसमें आप देखिए, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो रही हैं और दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए यहाँ पर आप देखिए बाकायदा आयरन ड्रोन की तरफ से इंटरसेप्ट मिसाइल दागी गई और उन्होंने हवा में ही इसको मार गिराया। इजराइल ने ईरान के कई इलाकों में, तेहरान के पास भी बमबारी की। इस हमले का जो वीडियो सामने आया है, इसे एक बार नहीं कई बार कई जगह शेयर किया गया। एक के बाद एक कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में तबाही मचाती हुई दिखाई दी हैं। तो चलिए दूसरे वीडियो की बात कर लेते हैं। दूसरा वीडियो आपके सामने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के ये वीडियो हैं। देखिए, फोर्डो परमाणु स्थल है, ये 2 धमाके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ईरान का फोर्डो परमाणु स्थल है। फोर्डो में 2 परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए और इसकी वजह से वहाँ पर खासा नुकसान हुआ है। इन न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना इजराइल ने बनाया, पिन पॉइंट हमला किया। इजराइल की बमबारी के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइट के पास से ये काले धुएं के गुबार ऊंचे ऊंचे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरे वीडियो की बात कर लेते हैं। तीसरा वीडियो का है, इजराइल ने अकद सियाह इलाके में
ईरान के अक्सिया इलाके में एक ईरानी अधिकारी के अपार्टमेंट को निशाना बनाया। ये उसकी तस्वीर है। सीधे पिन पॉइंट अटैक किया, एक बड़े अधिकारी के अपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए बमबारी की, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई और आग की तेज लपटें उठने लगी। ये देखिए, अपार्टमेंट पर सीधे अटैक किया। ये तस्वीरें आप देखिए, उस अपार्टमेंट में आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, यही तरीका है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बजाय इसके कि आप इधर उधर हमला करें, पिन पॉइंट हमला करके जो आपका दुश्मन है उसको आप नेस्तनाबूद कर देते हैं। अब चौथे वीडियो की बात कर लेते हैं। चौथा वीडियो जो है वो ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर इजरायली हमले का है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और इस बमबारी का वीडियो भी उसने जारी किया है और इसके मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करते हुए सीधे ध्वस्त किया। ये देखिए वीडियो, ये तस्वीर आप देखिए, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है। पिन पॉइंट ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर इजराइल ने बम गिराया और उस लॉन्चर को तबाह कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर धुएं का गुबार उड़ता हुआ आसमान में दिखाई दिया। धुंधली तस्वीर है ज़रूर, लेकिन आप देखेंगे सावधानी से, हम भी धीरे धीरे करके आपको दिखा रहे हैं, स्लोमो में दिखा रहे हैं। देखिए, नीचे लॉन्चर खड़ा हुआ है, इस पर बम गिरा, धमाका हुआ और धुएं का गुबार यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब पाँचवें वीडियो की बात कर लेते हैं और ये पाँचवा वीडियो जो है इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले का है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और ईरान ने भी पलटवार किया है। इजराइल पर तेल अवीव में ताबड़तोड़ बम दागने शुरू कर दिए ईरान ने, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये उसी का वीडियो है और देखिए, इसमें लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव था, लेकिन उसके बावजूद दो ऐसी मिसाइल थी जो जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और वो गिरी तेल अवीव में। और ये देखिए, एक साथ 150 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च की थी, पूरे इजराइल को अपने जद में ले लिया था। 2315 किलोमीटर दूर बैठ के इजराइल पर हमला किया ईरान ने। 150 एक साथ मिसाइल दागी, ज़्यादातर मिसाइलें हवा में ही मार गिराई इजराइल ने, लेकिन 2 मिसाइलें चूक गई और तेल अवीव में उन्होंने खासा नुकसान किया है। अब बात करते हैं 7वें वीडियो की और तेल अवीव पर ईरान के हमले की भी बात करते हैं। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले में कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गईं और कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें उसी जगह की, तेल अवीव की हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पर 2 जो मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और उसके बाद यहां पर नुकसान हुआ और कई इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई। उमा शंकर सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी और मोहम्मद गजाली इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो उमा शंकर सिंह, आपसे पहला सवाल, युद्ध तो 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक दिख नहीं रहा है कि कोई भी देश इसमें दिलचस्पी दिखाए कि बातचीत के जरिए टेबल पर लाके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ा जाए, बल्कि सब अपनी अपनी पोजीशनिंग करके धमकी ज़रूर दे रहे हैं कि इजराइल ने गलत कर लिया, इजराइल को भुगतना पड़ेगा, ईरान ने गलत किया, ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर परमाणु ठिकानों को ही नष्ट करना था तो जो 6 दौर की बातचीत चल रही थी, 7वें दौर की बातचीत होने वाली थी, वो बातचीत का इंतज़ार करना चाहिए था। जी देखिए, जो ट्रंप की तरफ से कल एक पोस्ट आया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि 60 दिनों की मोहलत जो है वो ईरान को दी गई थी अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद जो है जब डील नहीं हो पाया तो उसके बाद जो है इजराइल की तरफ से जो हमला है वो किया गया। तो इस दोनों में एक कनेक्शन तो है, लेकिन जहाँ तक बात है कि आखिरकार जो दुनिया के जो देश हैं युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, इसमें बड़ी सच्चाई है। आपने सही कहा कि जो अलग अलग देश हैं वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं अपने अपने हित के हिसाब से। मिडिल ईस्ट की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर ईरान के साथ जो है वो तमाम जो अरब के देश हैं वो समर्थन और साथ तो जताते रहे हैं, निंदा भी करते रहे हैं इजराइल के हमलों की, लेकिन किसी तरह से सैन्य तौर पर उससे जुड़ना नहीं चाहते। जबकि इसके उलट इजराइल के साथ जो अमेरिका खड़ा है वो न सिर्फ नैतिक तौर पे खड़ा है और न सिर्फ बयानों के तौर पे खड़ा है, बल्कि वो सैन्य तौर पर भी पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ला देता है। दूसरी बात, जहाँ तक चीन और रूस की हम कर रहे थे, तो जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक अब ये दोनों देश भी जो हैं वो अपनी बातों में ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। हमने देखा यूएनएससी की बैठक के बाद किस तरह से चीन के जो दूत हैं वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इजराइल ने सारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। तो जो आर्थिक हित चीन जैसे देश के जुड़े हुए हैं ईरान के साथ, और रूस के जो हित है जिस तरह से चीन के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद से, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें इन तीनों देशों को अपना हित सत्ता नजर आता है। और यही एक बहुत चिंता की बात है कि अमेरिका एक तरफ, इजराइल
एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, रूस और जो चीन है वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये युद्ध जो है बहुत भयावह रूप ले लेगा, रूप भयंकर ले सकता है। और इसकी शुरुआत होती भी दिख रही है, क्योंकि दोनों दुनिया के तमाम देशों ने अपनी पोजीशनिंग करना शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच ईरान ने भी धमकी दे दी है कि जो इजराइल के साथ है वो उसके निशाने पर है। मोहम्मद गजाली, ये सीधी धमकी अमेरिका के लिए है, आसपास के जो देश हैं जो ईरान की खिलाफत कर रहे हैं उनके लिए। तो एक तरह से पूरा मिडिल ईस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि जलने लगे इस युद्ध की आग में। हाँ जी, देखिए पिछले जब भी ईरान और इजराइल के बीच ऐसे टेंशन्स होते थे तो अक्सर सिर्फ बयानबाजी होती थी, ज़्यादा डायरेक्ट हमला नहीं हो पाता था, क्योंकि दोनों ही देश के बीच में कोई कॉमन बॉर्डर भी नहीं है, फासला भी करीब 2000 किलोमीटर का है। और हमेशा ईरान जो है इजराइल को टारगेट करने के लिए जो उसके प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो, यमन में हूथीज़ हों, या फिर हमास जो गाज़ा में एक्टिव है उसके थ्रू अटैक्स या जो भी वो कर सकता है इनके थ्रू करवाता था। लेकिन पिछले एक साल में हमास के साथ जो जंग हो रही है उसके वजह से ये तीनों प्लेयर्स जो मिडिल ईस्ट में ईरान के सपोर्टेड प्लेयर्स थे, समर्थन जिनको हासिल था, वो बहुत वीक हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एक कैच 22 सिचुएशन या एक बिल्कुल पजलिंग सिचुएशन हो गई है ईरान के लिए कि क्या वो ऑल आउट वॉर के लिए जा सकता है, और बिल्कुल जा भी रहा है अगर पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को देखें। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामनेई भी एक अकेले पढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो सबसे करीबी सलाहकार थे, मिलिट्री सलाहकार थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, पिछले 24 से 48 घंटे में उनमें से कई सीनियर लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वो फौरन उन सबको रिप्लेस भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा ये भी बना हुआ है कि क्योंकि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें बार बार ये बात कही जा रही है कि वो ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो या ना हो वो दूसरा प्रेफरेंस है इजराइल का, लेकिन यूएस और इजराइल दोनों ही अपने बयान में बार बार ये कह रहे हैं कि वो ईरानियों को संबोधित करना चाहते हैं, ईरानी लोगों को कहना चाहते हैं कि वो तख्ता पलट करें। तो क्या ये तख्ता पलट हो सकता है, क्या वहां पर विद्रोह भी हो सकता है? इस पर भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनकी नजर बनी हुई है। और ऐसे में युद्ध कितने दिन तक चलता है, क्योंकि एक बात साफ है कि ईरान जो है उसने बार बार कहा है कि युद्ध जो है इजराइल ने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये भी जानता है कि ज्यादा दिनों तक ये लड़ाई चल सकती है। इजराइल ने 14 दिन की बात कही थी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि 14 दिन तक चलेगा या 14 दिन तक हम अटैक करते रहेंगे। तो ईरान भी अब उसके लिए तैयार होता दिख रहा है। और जिस तरह के हमले दोनों ने एक दूसरे पर किए हैं, हालांकि ईरान में ज्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन ठीक है मोहम्मद गजाली, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। अभी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह और मोहम्मद गजाली अपडेट दे रहे थे कि ईरान इजराइल वॉर के जो आयाम है वो किस तरह से अगर फैले तो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आप इन दोनों के जरिए सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।